हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक एंड एवोल्यूशन यूनिट 7। इसमें कुल 3 चैप्टर आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। तो ये जनरली हम ये चैप्टर्स मतलब एक एक करके चैप्टर्स को पढ़ेंगे और हम एनसीईआरटी को फोकस करेंगे रेदर देन और किसी चीज़ को। और किसी चीज़ का यहाँ पे मतलब है कि आउटसाइड है या किसी और बुक को फॉलो करना। उसकी जगह पर हम एनसीईआरटी को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम जैसे नीट, अब तो एम्स और जिप में नीट में ही आ गए, पहले तो एम्स जिप ये सबका एग्ज़ाम एनसीईआरटी से की बुक से ही आता है इसके क्वेश्चंस। और प्लस इसके एक प्लस पॉइंट इसका क्या है कि कि क्लास 12th बोर्ड का भी पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। मतलब ये एक ऐसी बुक है जो आपको बायो की फील्ड में आपको सफलता दिला सकती है। और साथ ही साथ बड़े बड़े एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस, बीएससी लेवल का, किसी भी एंट्रेंस में, ये सब एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी ही को ही टाइटली फॉलो किया जाता है। इसका मतलब आपका एम अगर एमबीबीएस मतलब मेडिकल फील्ड में नहीं है और आप सिर्फ प्योर बायो पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही मस्ट होता है। 12th के बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी रामबाण है। तो चलिए हम लोग अभी ये पहले ओवरव्यू लेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। दोनों ये दो है, पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद हम लोग साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, कुछ साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट उनके बारे में जानेंगे जो आप जानते ही होंगे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स के बारे में। उसके बाद हम लोग 5th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं रीड करता हूँ, आप भी देखिए। जेम्स, सॉरी मैं ऊपर से रीड करना था। तो द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर हु फॉलोड हिम गिव अस एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। तो इसका मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर हु फॉलोड हिम गिव एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। चलिए, द वर्क ऑफ मेंडल मतलब मेंडल और उनके उनके जो अलग लोग, मतलब मेंडल और अलग अलग साइंटिस्ट जो हु फॉलोड हिम, जो मेंडल को साइंटिस्ट अलग अलग फॉलो करते थे, उन्होंने एक आइडिया दिया इनहेरिटेंस पैटर्न का। मतलब कि कैसे जेनेटिकली हेरिडिटी पैटर्न आ जाता है। मतलब यानी मतलब ये है कि कैसे जेनेटिकली छुपा हुआ ट्रेड कैसे एक ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। लाइक पेरेंट्स के भी पेरेंट्स का ट्रेड जो है कैसे एक ग्रैंड ऑफस्प्रिंग या ग्रैंड चाइल्ड में कैसे आ जाता है, ये ट्रेड्स के पैटर्न को इन्होंने दिया। हाउएवर द नेचर ऑफ दोज फैक्टर विच डिटरमाइन द फिनोटाइप वाज नॉट वेरी क्लियर। तो जो नेचर ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर है, नेचर ऑफ फैक्टर, दोज नेचर ऑफ फैक्टर, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, द नेचर ऑफ दोज फैक्टर विच डिटरमाइन द फिनोटाइप वाज नॉट क्लियर। मतलब जो फैक्टर जो था, जो फिनोटाइपली समझाया जाता है, फिनोटाइपली मतलब फिजिकली जो फैक्टर्स थे उनका नेचर कुछ अच्छे से क्लियर नहीं था। एज दिस फैक्टर रिप्रेजेंट अ जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि ये फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक बेसिस, जेनेटिकली ये फैक्टर इनहेरिटेंस मतलब कि ये फैक्टर्स ये छुपे हुए होते हैं और ये इनहेरिटेंस ये आगे कैसे जनरेशन में दिखते हैं, ये फैक्टर से ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब आगे इस वर्ड्स के बारे में और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दिस फैक्टर रिप्रेजेंट अ जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ जेनोटाइप्स एंड फिनोटाइप। अब ये फैक्टर्स हमें जेनेटिक जीनोटाइप और फिनोटाइपिक जेनेटिक फिनोटाइपिक कन्वर्जन दिखाते हैं, समझाते हैं, जो कि हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Become the focus of attention in biology for the next century. The entire body of molecular biology was consequent and developed with major contribution of Watson and Crick, Nanberg, Khorana, Kornberg, and Kornberg father and son, Benzer, Mode, Banner। तो मैं इसको समझाता हूँ। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइपिकली ये सब जो है कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फिर इसके ये 1800 की बात है जब ये फैक्टर्स को मेंडल ने बताया था। 19वीं सदी की बात है, सेंचुरी 19, सन जो है 1856 था। उस टाइम पे मंडल ने अपना बताया था और उन्होंने बताया। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी में बड़े बड़े साइंटिस्ट है कि वाटसन, क्रेक, नैनबर्ग, खुराना, इतने और भी साइंटिस्ट ने इसके मॉलिकुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी कैसे वो फैक्टर जो हैं वो फैक्टर के मॉलिक्यूल्स में ही इसका डेवलपमेंट या इसका राज छुपा है कि कैसे जेनेटिक और फिनोटाइपिक स्ट्रक्चरल जो है इस फैक्टर से चूज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अ पैरेलल प्रॉब्लम बीइंग टैकल्ड वाज द मैक्सिमम ऑफ इवोल्यूशन। द पैरेलल प्रॉब्लम एक फिर आगे यहाँ से समझते हैं। पहले हम साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं। हम लोग वाटसन, क्रिक्स के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। नायरनबर्ग के बारे में आगे मैं आपको बता सकता हूँ। खुराना के बारे में हम लोग मोलिकुलर बेसिस में लास्ट में आता है, मोलिकुलर बेसिस में।
तो यहाँ तक हमारे लोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक पैरेलल प्रॉब्लम आती है, टैकल करती है, मतलब कि सबसे ऊपर इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का ओवरव्यू दिया, फिर टॉपिक, फिर बीच में इन्होंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ओवरव्यू दिया, अभी लास्ट में कंक्लूड करते हुए इवोल्यूशन का ये ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर एक और पैरेलल प्रॉब्लम टैकल होती है, वो होती है इवोल्यूशन की, ठीक है। अवेयरनेस इन एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, स्ट्रक्चर, बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन। एक से मैं बताता हूँ आपको। हैव एनरिच्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इन दिस यूनिट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड स्टोरी ऑफ थ्योरी इवोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बात होता है कि यहाँ पे इवोल्यूशन का भी एक प्रॉब्लम जो है पैरेलली हम लोग को टैकल करती है, परेशान करती है कि कैसे नेचुरल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक हैव एनरिच्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो अब ये इवोल्यूशन जो प्रॉब्लम टैकल करती है उसको समझाने के लिए, एक सेकंड, समझाने के लिए जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये सब हम लोग को अच्छे से समझाती तो है कि कैसे मॉलिक्यूलर बेसिस में इवोल्यूशन होता है, ठीक है। इन दिस यूनिट ये तो समझाती है, बट इन दिस यूनिट एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, हम लोग डीएनए का फंक्शन और थ्योरीज़ के बारे में भी अच्छे से समझेंगे, और इवोल्यूशन भी समझेंगे, कैसे मॉलिक्यूलर बेसिस से इवोल्यूशन होता है और कैसे धीरे धीरे म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, मैं ये समझाऊंगा। तो ये अगर हम बात करें 12th बोर्ड एग्ज़ाम की, तो 12th बोर्ड एग्जाम में 5th 6th चैप्टर जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर तो आ रहे हैं, लेकिन 7th चैप्टर इवोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है, मतलब नीट में तो आएगा ही आएगा, नीट में तो आएगा, अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आना ही आना है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि मैं 5th और 6th चैप्टर को पहले कवर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग लास्ट में 7th इवोल्यूशन चैप्टर को या तो मार्च के बाद एग्ज़ाम के बाद, जब आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तब उस चैप्टर को देखा जाएगा, जब नीट का एग्ज़ाम मई में होने वाला होता है। अब जो पैंडेमिक हो सकता है कुछ डेट में आगे पीछे हो, पर ऐसा नहीं होने का ज़्यादा चांस है, तो उस टाइम के मैं इवोल्यूशन आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, और इस टाइम पे मैं ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी जो 12th बोर्ड का सिलेबस है उसे पहले मैं कवर कर रहा हूँ इन डिटेल एनसीईआरटी रीडिंग के साथ। अब हम लोग समझेंगे ये दोनों साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस, एक सेकंड, फ्रांसिस क्रिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। मैं इसके लिए दूसरा पेन ले लेता हूँ, येलो, ग्रीन, ये चलिए आइए। जेम्स, ये 2 बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जेम्स डब्ल्यू वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स, ये दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने डबल हेलिक्सियल स्ट्रक्चर, मोस्ट सिंपल बट ज़्यादा लोग को जानने वाला इन्होंने एक, मतलब बहुत मोस्ट पॉपुलर इन्होंने मॉडल दिया था। इनका नाम है जेम्स डेवे वाटसन। ये बॉर्न हुए थे, कहाँ हुए थे? शिकागो में 26 अप्रैल 1928 में हुए थे। उसके बाद मैं बताता हूँ, एक सेकंड, 1928 में ये हुए थे। फिर इन्होंने 1947 में अपनी बीएससी डिग्री जूलॉजी में रिसीव की, ठीक है, जूलॉजी के ये बीएससी डिग्री होल्डर थे। उसके बाद इनका इंटरेस्ट बर्ड को देखना एंड कैसे बर्ड को देखना और मैच्योर्ड इनटू अ सीरियस डिज़ायर ऑफ लर्निंग जेनेटिक्स। इनका इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग, इनका इंटरेस्ट था बर्ड्स को देखना, और उसके बाद इनका एक बहुत सीरियस डिज़ायर हो गया कि जेनेटिक्स के बारे में इनका बहुत ही सीरियस डिज़ायर हो चुका था। उसके बाद उन्होंने, वैसे उतना कुछ फ़र्क नहीं डालता ये लाइन, हैड मैच्योर्ड, उतना कोई फ़र्क नहीं डालता ये लाइन, आगे बढ़ता डिज़ायर इन जेनेटिक्स, इनकी जेनेटिक्स की, इनका मन जेनेटिक्स में चला गया। फिर दिस बिकम अ पॉसिबल व्हेन ही रिसीव्ड हिज फेलोशिप मतलब ये स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं इनका, इसका राइट मतलब फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट स्टडी इन, एक सेकंड, ये ओवरलैप हो गया, 1 सेकंड, हाँ, तो ग्रेजुएट स्टडी ही पॉसिबल व्हेन ही रिसीव्ड अ फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट स्टडी इन जूलॉजी ऑफ इंडियाना यूनिवर्सिटी। फिर ये इनका जो जेनेटिक्स का डिज़ायर था पढ़ने का, वो जूलॉजी में इनको फेलोशिप मिला इंडियाना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने जैसे जो कि यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लिंगटन में पढ़ती है, एक सेकंड के, ब्लॉमिंगटन में पढ़ती है। उन्होंने फिर पीएचडी अपना होल्ड किया 1950 में। तो 1950 में इन्होंने अपनी पीएचडी होल्ड की, जो कि किस पे थी? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑन एक्सरे ऑन बैक्टीरिया फेज एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब इन्होंने देखा कि कैसे एक्सरे बैक्टीरिया फेज पे एक्ट कर रहा है, इन्होंने ये देखा मल्टीप्लिकेशन, उनके मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे 1 से 2, 2 से 4 कैसे हो रहा है बैक्टीरिया फेज, उनके बारे में देखा। बैक्टीरिया फेज आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं इसका स्ट्रक्चर ज़रूर बना सकता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, जूम करता हूँ यहाँ बनाता हूँ, एक सेकंड ये बैक्टीरिया फेस का नया डायग्राम बनाता हूँ,
ये कुछ ऐसे होता है, ये इसका हेड होता है। उसके बाद इसका एक नेक होता है। 11th में आपने देखा होगा ज़रूर, नहीं देखा या 8 में देखा होगा। फिर इसमें इसके अंदर जो होता है, क्या होता है इसके अंदर मैं बताता हूँ। अब ये मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस हम लोग देख रहे हैं कैसे इसमें रेडियो एक्टिविटी को डाल के देखते हैं कि क्या असर आता है। खैर, इसके अंदर आरएनए होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आरएनए होता है। अब आगे देखते हैं। तो और ये बैक्टीरिया के ऊपर जाता है और बैक्टीरिया को खा जाता है, या कह सकते हैं खाता नहीं, मतलब मार देता है, और उसमें अपना रिप्रोडक्शन उसके ऊपर कराता है। आफ्टर ऑल बैक्टीरिया मर जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हैं हमारे ये हमारे जो है सर है, जेम्स वॉटसन सर हैं हमारे। ये एक सेकंड पे, ये हमारे एक सेकंड ये हमारे जेम्स वॉटसन सर हैं और ये फ्रांसिस क्रिक्स सर हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सर हैं। आगे हमारे मिलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देन ही मेड टू क्रिक्स, ये क्रिक्स से मिले। ये फिज़िक्स में ये फिज़िक्स में PhD होल्डर थे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे पता चलता है इनके बारे में कहानी। सो इन दोनों का ये जब क्रिक्स से मिले, मतलब जेम्स वॉटसन जब क्रिक्स से मिले, तो उन्होंने देखा कि उन दोनों लोग का कॉमन इंटरेस्ट था DNA स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में। तो इन दोनों ने फर्स्ट सीरियस इफेक्ट डाला, मतलब पहला सीरियस इफेक्ट डाला तो एफर्ट डाला कि ये DNA के स्ट्रक्चर्स को समझें, कैसा DNA एक्चुअल में दिखता है, जो कि अनसेटिस्फैक्टरी था। फिर उन्होंने सेकंड एफर्ट डाला कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे कुछ, मतलब इससे पहले कुछ लोगों ने एक्सरे डिफ्लेक्टिंग DNA के ऊपर स्टडी की थी, तो उनका स्टडी को उठा के उनका और स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की। तो फिर आगे क्या होता है कि उन्होंने बेटर एप्रीहेंशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर्स रिजल्ट अर्ली इन, अब इनको ज़्यादा इसके बारे में स्टडीज़ पता चली, और उन्होंने एक प्रपोजल इनके बारे में न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में मतलब इसके अंदर DNA के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड ही होता है, ठीक है नहीं, एक सेकंड दिखाता हूँ। DNA का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। आगे मैं आपको 6th चैप्टर में ये कुछ ऐसे होता है। इसके बीच में एक बेस पेयर्स होते हैं, एक ठीक है, इसके अंदर एक 10 बेस पेयर में एक ये पूरा एक रिवॉल्व लेता है, मतलब ये रिवॉल्व ले लेता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो आगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। शेयर क्या हुआ कि इन्होंने 1953 में एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन को प्रपोज किया। उसके बाद फ्रांसिस हैरी क्रिम्पटन के बारे में इन लोग सोचते हैं हम। इन्होंने 1953 मार्च में डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन का प्रपोजल दे दिया। अब हम लोग सोचते हैं क्रिक्स कौन थे। फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक्स जो थे सर जो बॉर्न हुए थे 8 जून 1916 को नमरटन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ में पढ़े थे लंदन में। उसके बाद उन्होंने BSc की 1977 में। उसके बाद उन्होंने PhD, मतलब अपने प्रपोजल के बाद उन्होंने PhD कंप्लीट की 1954 में। इस पे एक्सरे डिफ्रैक्शन पे ऑन पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, इस पे इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। फिर उन्होंने देखा कि क्रिटिकल इन्फ्लुएंस करियर एंड हिज, उसके बाद उनका फ्रेंड थे वॉटसन, जो कि बहुत ही यंग थे, 23 साल के थे, यंग मैन। उन्होंने एक प्रपोजल दिया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स का DNA रिप्लिकेशन स्कीम पे। फिर क्रिस वॉज मेड, उनकी स्कीम पे इन्होंने दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। एक यंग मैन जो कि थे हमारे क्रिक्स सर को, मतलब क्रिक्स सर यंग मैन नहीं हुआ, तो वॉटसन सर जो थे वो यंग मैन थे, उन्होंने क्रिक्स को ऐसा प्रपोजल दिया। उसके बाद उन्होंने ये रेप्लिकेशन स्कीम को वैसे देखा। उसके बाद यहाँ FRS का मतलब आप बताएंगे, यहाँ पे लिखा है क्रिक्स वॉज मेड ऑन FRS इन 1959। इस पे आपको रिसर्च करनी है कि क्या है ये FRS, आपको बताना है क्या है ये, ठीक है। अब आगे समझते हैं। द ऑनर टू द वॉटसन और क्रिक्स को एक, मतलब ऑनर्स तो बहुत ढेर सारे मिले, लेकिन उनको बहुत से अवार्ड वगैरह मिले, जैसे जॉन्स कॉलिंस वार्नर्स प्राइज़, ठीक है, मैनचेस्टर जनरल हॉस्पिटल्स में मिला 1959 में मिला। फिर लास्कर अवार्ड मिला 1960 में। फिर रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज़ मिला 1962 में। एंड अबल ऑल सबसे बड़ा अवार्ड उनको 1962 में मिला। किस चीज़ का मिला था? द नोबेल प्राइज़। है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5, वो स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, और क्या। तो चलिए, थैंक यू।